Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 12, that is microbes in human welfare. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, यानी कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में काम में आते हैं. एग्ज़ाम्पल हैं दो. पहला तो है बेवरेजेस बनाना, यानी कि ड्रिंक्स बनाना, और दूसरी है एंटीबायोटिक्स बनाना. एंटीबायोटिक्स का मतलब ऐसी टैबलेट्स जो कि अगर बैक्टीरियल को इन्फेक्शन है उसको ठीक कर दें. अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करवा रहे हैं माइक्रोब्स का, तो इनको बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स में ग्रो किया जाता है और इन वेसल्स को हम फर्मेंटर्स भी बोलते हैं. तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में. दीज आर द लार्ज फर्मेंटर्स वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन. फिर हमने बात करी थी फर्मेंटेड बेवरेजेस की. तो इनमें से जो कौन सी यीस्ट है जिसका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, वो है सैक्रोमाइसिस सेराविसिस. ये जो सैक्रोमाइसिस सेराविसिस है, इसको दूसरा नाम भी है जिसको हम बीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं. और ये क्या करवाती है, जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं और जो फ्रूट जूस होते हैं, ये इनको इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करवा देती है. तो यानी कि जब भी फर्मेंटेशन होगा, अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो उस टाइम पे इथेनॉल का भी प्रोडक्शन होता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल used for fermentation and the type of processing, different type of alcoholic drinks are obtained. तो डिपेंड किया जाता है कि कौन सा रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है फर्मेंटेशन के लिए और कौन से टाइप की प्रोसेसिंग करवाई गई है. प्रोसेसिंग का मतलब है कि वो डिस्टिलेशन से बना है कि वो विदाउट डिस्टिलेशन से बना है. उसी के बेसिस पे जो अलग अलग तरीके की एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो प्रोड्यूस करवाई जाती हैं. अगर हम विदाउट डिस्टिलेशन की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल हैं वाइन एंड बियर. वहीं अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें तो एग्जाम्पल है विस्की, ब्रांडी, रम एक्सेट्रा. इसके अलावा हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. द एंटीबायोटिक्स produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कहाँ से प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही प्रोड्यूस करवाई जाती हैं. तो ये जो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है 20th सेंचुरी की. और इस डिस्कवरी ने जो ह्यूमन बींग्स का जो वेलफेयर है, यानी जो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेक्ट हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. एंटी is a Greek word
that means against, and bio means life. Together they means against life. तो अब ये जो एंटीबायोटिक शब्द है ये दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बनाया गया है. पहला वर्ड है एंटी, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट में, और जो दूसरा वर्ड है दैट इज़ बायो, इसका मतलब होता है लाइफ. तो दोनों मिला के क्या मतलब बनता है? अगेंस्ट लाइफ. इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तभी अगेंस्ट लाइफ जो वर्ड बना है इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट में काम करें, लेकिन नहीं. ये जो वर्ड बनाया गया है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अगेंस्ट में बनाया गया है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं ज़िंदा रहने देता है. वेयर इज़ विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट. तो जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात करते हैं तब तो एंटीबायोटिक का मतलब है अगेंस्ट लाइफ, यानी कि उनकी लाइफ को ये किल कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये ख़तरनाक है. लेकिन जब भी हम ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये जो एंटीबायोटिक है ये हमारे लिए प्रो लाइफ का काम करेंगी, यानी हमारे वेल बीइंग के लिए काम करेंगी, हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करेंगी. एंटीबायोटिक्स आर chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. तब एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? ये एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, और ये जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देते हैं, यानी कि स्टॉप कर देते हैं, और इससे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं. यू आर familiar with the commonly used antibiotic that is penicillin. तो हम ऑलमोस्ट पेनिसिलिन के बारे में 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सबसे कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, और ये सबसे पहले डिस्कवर भी करी गई थी. डू यू नो दैट पेनिसिलिन was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery. तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पेनिसिलिन है वो पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर हुई थी, और ये एक टाइप की चांस डिस्कवरी थी. चांस डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट थे वो इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर नहीं कर रहे थे, वो इन एक्चुअल किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, और उसी टाइम पे उनको ये चीज़ मिल गई. तो चांस डिस्कवरी मतलब कि अगर उस चीज़ के ऊपर रिसर्च ना चल रही हो फिर भी हमें कोई नई चीज़ मिल जाना. तो ये एक तरीके की चांस डिस्कवरी थी. डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में क्या फ़र्क होता है? डिस्कवरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और उस चीज़ का हमने अभी पता लगाया है, यानी कि हमने खोज करी है उस चीज़ की. वहीं अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो इन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई नई चीज़ बनाना खुद से.
तो ये जो पेनिसिलिन है ये ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। पेनिसिलिन को कहाँ से डिस्कवर किया गया था? एक टाइप की फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococci would not grow. तो पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट था वो एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम था स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। तो उसने एक बार ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वहाँ पे कोई एक छोटा सा माउल्ड है जो कि ग्रो कर रहा है। माउल्ड का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी पेट्री प्लेट है, इसके अंदर ये छोटा सा माउल्ड है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का हो सकता है ये। तो ये माउल्ड यहाँ ग्रो कर रहा था और ये उसकी जो प्लेट थी ये अनवॉश्ड थी। अनवॉश्ड थी तो मतलब क्या कि उसके अंदर ये स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया भी ज़रूर होंगे। तो इसने ये चीज़ देखी कि जहाँ पे ये माउल्ड ग्रो कर रहा है उसके आसपास में ये जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहे। He found that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold, पेनिसिलियम नोटाटम। तो उसने ये चीज़ देखी साइंटिस्ट ने कि ये जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है ये उस माउल्ड के आसपास बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे। और ये क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जो माउल्ड था ये केमिकल प्रोड्यूस करवा रहा था। तो उस केमिकल को इसने नाम रखा पेनिसिलिन। किस चीज़ के बेसिस पे उसने नाम रखा? क्योंकि वो जो माउल्ड था वो पेनिसिलियम नोटाटम का था। पेनिसिलियम नोटाटम एक टाइप की फंगस है। However, it was full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain एंड हार्वर्ड फ्लोरी। तो उस टाइम तक तो जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उसने सिर्फ पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन नोटाटम तक उसको उनका फंक्शन भी समझ में आ गया था। लेकिन जो पूरी इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक थी वो एस्टैब्लिश किसने करवाई थी? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने। This antibiotic was extensively used to treat American shoulder wounds in World War II. तो ये जो एंटीबायोटिक है दैट इज़ पेनिसिलिन, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए। फ्लेमिंग, Chain and Florey was awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. तो ये तीनों साइंटिस्ट दैट इज़ एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनकी इस डिस्कवरी के लिए 1945 के ईयर में। आफ्टर पेनिसिलिन other antibiotics were also purified
फ्रॉम देयर माइक्रोब्स। तो जब लोगों को पेनिसिलिन के बारे में सबके बारे में अच्छे से पता चल गया, तो उसके बाद लोगों ने और भी अलग अलग एंटीबायोटिक्स को प्यूरिफाई करवाया उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस। तो ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्फीमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। तो अगर आप चाहो तो इनके जो सोर्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे ये एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया गया है, आप उनका फाइंड आउट कर सकते हो नाम। एंटीबायोटिक्स हैव greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, that is काली खांसी, diphtheria, गलघोटू, and leprosy, that is कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe. तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इन्होंने हमारे जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि इन्हीं एंटीबायोटिक्स की मदद से ऐसी जो डेडली बीमारियां हैं जिनको पहले ट्रीट कर पाना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि प्लेग, काली खांसी, गलघोटू और कुष्ठ रोग, इन सारी बीमारियों को हमने ठीक कर लिया है इन्हीं एंटीबायोटिक्स की मदद से। विच यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये ऐसे बीमारियां हैं जिनसे हर साल विश्व में बहुत सारे लोग मरते हैं। टुडे we can't imagine a world without antibiotics। और आज के टाइम पे हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के बिना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर पे जो मेडिसिन्स आती हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड या फिर नॉर्मल जो डिजीज़ेस हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कफ है या फिर और भी बहुत सारी, तो अगर आप उन दवाइयों के लेबल को चेक करो तो आपको बहुत सारी ऐसी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपको इजीली लेबल के इंग्रेडिएंट्स में मेंशन मिल जाएगी। एज अ फैक्ट यहाँ जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करती हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए काम नहीं करती हैं, क्योंकि जो जितने भी मेंबर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एक्सेट्रा, तो इन सब के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं चीज़ों को सिंथेसाइज करवाने के, वो अलग अलग हैं। इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं, वायरल इन्फेक्शन को ये ट्रीट नहीं कर सकती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो जो एंटीबायोटिक टर्म है वो दो वर्ड्स को मिलके बनी है। फर्स्ट वन इज़ एंटी एंड द सेकेंड वन इज़ बायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। इट contributes to against life, especially in the context of microorganisms. In the case of human being, it acts as pro-life. Antibiotics are the chemical substances which are used to kill
the microorganisms. The first discovered antibiotic was penicillin, and it was discovered from Penicillium notatum. It was discovered by Alexander Fleming while he was working on Staphylococci bacteria. He observed that in his unwashed culture, a mold was growing around which no Staphylococci bacteria can grow. Later, he named that mold on the basis that the mold is of Penicillium notatum, so he named it as penicillin. Later, two other scientists named as Ernest Chain and Howard Florey identify its full potential of this antibiotic, and these three, that is Fleming, Chain and Florey, were awarded with Nobel Prize in 1945 for their discovery.